हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिंग फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन लीड्स टू। तो हमें कंपाउंड गिवन है, 6 मेंबर साइक्लिक चेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिंग फ्लिप करनी है। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले रिंग फ्लिपिंग का, कि किस तरह से हमारे पास रिंग फ्लिपिंग होती है। तो देखो, हमारे पास ना दो तरह की रिंग्स होती हैं। पहली रिंग तो होती है जो इस तरह से, जिसकी दो पैरेलल लाइंस इस तरह से हैं। राइट, तो ये हमारे पास पहली चेयर है। दूसरी चेयर हमारे पास होती है, अगर हमारे इनकी इस पैरेलल लाइन की स्लोप इस तरह से है, कह लो पॉजिटिव स्लोप है। अगर हमारे पास इस तरह से नेगेटिव स्लोप होगी तो हमारे पास इस तरह की रिंग बनेगी। राइट, ये दूसरी रिंग है हमारे पास। तो ये जो दो रिंग्स होते हैं आपस में फ्लिप करती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक रिंग दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। देखो, अगर मेरे पास, मैं इस रिंग से स्टार्ट कर रही हूँ लेट्स से, और ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। रिंग फ्लिप करने के बाद हमारे पास ये इक्विलिब्रियम एरो डिपेंड करता है, उस तरफ होता है ज्यादा, जो कि ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। और इक्वल होगा अगर दोनों इक्वली स्टेबल है। तो रिंग फ्लिपिंग के बाद हमारे पास, हमने स्टार्ट किया है इस चेयर से, तो हमारे पास चेयर मिलेगी ये वाली। और यहाँ पे इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। और होता क्या है, जब ये चेयर दूसरी में कन्वर्ट होती है तो इस तरह से हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। रिंग फ्लिपिंग में हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं। जो फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बस जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी और अकॉर्डिंगली सारी जो है वो रोटेट करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाई चांस, इफ वी स्टार्ट विद दिस कॉन्फर्मेशन, पहले हमने यहां से स्टार्ट की थी इस चेयर से, अगर हम दूसरी इस तरह की चेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है। अगर लेट्स से कि हमारे पास ये चेयर है, तो रोटेट करके या फ्लिप करके हमारे पास कौन सी चेयर बनेगी, ये वाली चेयर बनेगी। ये चेयर बनेगी हमारे पास रोटेट करके। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रोटेशन करनी है एंटाई क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब, अगर ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह से हमारे पास रोटेशन होगी। तो फर्स्ट जो कार्बन होगा वो ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इस तरह से हमें क्या करनी है, हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। राइट, और अगर हमारे पास ये वाली चेयर गिवन है, देखो किस तरह से याद रख सकते हो। ये वाली जो चेयर है उसको ध्यान रखना कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिव स्लोप है तो इसको कन्वर्ट कर देना उस चेयर में जिसकी नेगेटिव स्लोप है, और रोटेशन कर देना क्लॉकवाइज। मींस जो फर्स्ट है वो अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह की स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है लेट्स से, राइट, ये हमारे पास इस तरह से नेगेटिव स्लोप है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव स्लोप में, इस तरह से पॉजिटिव स्लोप में, और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमें ये कंपाउंड गिवन है, इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास इस तरह की कौन सी चेयर गिवन है जिसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है इस तरह से पैरेलल है। CH3 है यहाँ पे, Br है इस पोजीशन पे, OH है यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चेयर फ्लिप करनी है। चेयर फ्लिपिंग का मतलब क्या है कि ये जो इस तरह की लाइंस थी, अब वो इस तरह की लाइंस बन गई, नेगेटिव स्लोप। और हमारे पास यहाँ से इस, हमने चेयर को कंप्लीट किया। राइट, तो अगर मैं इसको नंबर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें क्या करनी थी, हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करनी थी। क्लॉकवाइज रोटेशन करनी थी इस तरह से। हमारे पास ये बन गया फर्स्ट कार्बन, अब ये बन गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। राइट, और मैंने क्या बोला था, जब भी हम चेयर फ्लिप करते हैं तो एक्सियल बनता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बनता है एक्सियल। राइट, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस CH3 को देखें तो ये था एक्सियल, एक्सियल अप। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्विटोरियल। फर्स्ट पोजीशन पे था पहले, अभी फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, बट पहले एक्सियल था अब इक्वेटोरियल बन गया। बट पहले भी अप था, अब भी अप है। अप जो है वो अप ही रहेगा, डाउन डाउन ही रहेगा। राइट, इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पोजीशन पे Br एक्सियल था, और थर्ड पोजीशन पे हमें Br को इक्वेटोरियल बनाना है इस तरह से। पहले भी अप था, अब भी अप है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे OH इक्वेटोरियल था, अब फोर्थ पोजीशन पे OH को बनाना है एक्सियल इस तरह से। पहले भी अप था, अब भी अप है। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी चेयर फ्लिप करने के बाद। अगर हम देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी OH जो है वो अप है, Br जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और CH3 भी जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो बी करेक्ट ऑप्शन था, बस हमें सही टेक्निक पता नहीं थी कि रिंग फ्लिपिंग कैसे करनी है। तो रिंग फ्लिपिंग बस इतना ध्यान रखना
देखो रिंग फ्लिपिंग में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर तुम इस चेयर से स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लिप करके ये वाली चेयर बनेगी। राइट, कंप्लीट कर लेना चेयर को इस तरह से। लेकिन अगर तुम इस चेयर से स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से अगर तुम इस चेयर से स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लिप करके कौन सी चेयर बनेगी, ये वाली चेयर बनेगी। बस स्लोप्स का ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर तुम पॉजिटिव स्लोप के साथ स्टार्ट हो रहे हो तो तुम्हें यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज। अगर तुम नेगेटिव स्लोप से स्टार्ट हो रहे हो तो तुम्हें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ेगी। और बस इतना ध्यान रखना, एक्सियल इक्वेटोरियल रहेगा, बन जाएगा, और इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा। राइट, तो पॉजिटिव स्लोप होती है ये, नेगेटिव स्लोप होती है ये, बस इतना ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now the next question states hydration of fumaric acid gives malic acid shown below. Assume that the addition of water takes place specifically from A phase or B phase. The correct statement pertaining to stereochemistry of malic acid formed is। तो ये हमारे पास गिवन है फ्यूमेरिक एसिड, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो मैलिक एसिड का डेरिवेटिव बन रहा है बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम हाइड्रेशन कर रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड की। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस एसिड होता है, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। हाइड्रेशन मींस हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। हमें बताना है कि जो वाटर जो है वो ए फेज से भी ऐड कर सकते हैं, ए फेज से भी जा सकता है, वाटर जो है वो बी फेज से भी जा सकता है। तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर इस कार्बन को देखोगे तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है, और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, ये डिसाइड करनी है। और अगर जो वाटर की एडिशन है वो किस फेज से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है। पहले डिसाइड करना है कि वाटर की एडिशन कहाँ से होगी। तो देखो हमारे पास इसके अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ फिमेरिक एसिड के, तो इस तरह से COOH, COOH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी सेंटर पे ये एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या देखना है, ये हमारे पास जो सिस्टम है वो sp2 सिस्टम है और प्रोकायरल सिस्टम है। प्रोकायरल का मतलब है कि अगर मैं इस सेंटर को जो sp2 है, अगर इसको sp3 में कन्वर्ट कर दूं तो कायरल सेंटर बन जाएगा। तो इसी को हम प्रोकायरल सेंटर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो फेसेस होते हैं, री फेस और साई फेस। ठीक है, री फेस का मतलब है कि अगर हम रोटेशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन कार्बन प्रेजेंट होते हैं, देखो ध्यान से। ये मेरे पास, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये तीन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर प्रायोरिटी की बात करूँ तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी सेकंड प्रायोरिटी है, इसकी थर्ड प्रायोरिटी है। तो अगर मैं इसकी रोटेशन देखो 1 2 2 2 3, तो रोटेशन किस तरह से हो रही है, हमारे पास रोटेशन हमारे पास हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। राइट, और अगर मेरे पास कभी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि फेस जो है वो साई फेस है। और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि हमारे पास री फेस है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सामने से देख रहे हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट फेस है ना, जो हमारा, हम क्योंकि हम इसका टॉप व्यू हम बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस फेस को हम देख रहे हैं ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो साई फेस है। साई फेस हमारे पास कौन सा फेस है, फ्रंट फेस है, टॉप फेस, टॉप व्यू। लेकिन वहीं अगर हम इसको बैक साइड से देखेंगे ना, तो वो हमारे पास बैक साइड से रीफेस आएगा। अगर हमारे पास फ्रंट जो है बैक साइड से रीफेस आएगा, फ्रंट साइड से साई फेस है इस केस में। राइट, तो हम इस तरह से चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रो कायरल सेंटर होता है, ये हमारे पास प्रो कायरल सेंटर है, क्योंकि हमारे पास ये जो है कन्वर्ट हो रहा है कायरल सेंटर में। तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें इसके जो सारे जो है वो अटैचमेंट्स देखनी है। हमने उसको प्रायोरिटी, CIP रूल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। अगर 1 2 2 2 3 अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आती है तो हमारे पास फ्रंट फेस की बात कर रहे हैं, फ्रंट फेस हमारे पास री फेस होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फ्रंट फेस साई फेस होगा। राइट, लेकिन अगर कुछ भी फेस है, मान लो फ्रंट फेस री है तो बैक फेस हमारे पास साई होगा। तो इस तरह से हमने डिसाइड करना है। इस केस में हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, साई फेस था, टॉप व्यू साई है, और जो बैक व्यू है वो री है। तो हम टॉप से मान के चलते हैं, वाटर जो है वो टॉप से आके अटैक करेगा, वाटर सामने से अटैक करेगा। अगर वाटर सामने से अटैक करेगा तो हमारे पास क्या स्टीरियो बनेगी, COOH एज इट इज। वाटर सामने से आया तो OH इस तरह से आएगा, और H जो है वो जो OH है वो पुश करेगा H को बैक साइड पे। तो इस तरह से मेरे पास स्टीरियो बनेगी। अब ये कायरल सेंटर बन गया है। अगर मैं इस टाइम पे बात करूं कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी थर्ड, और हाइड्रोजन है फोर्थ प्रायोरिटी।
अब अगर हम रोटेशन को देखेंगे 1 to 2 to 3, राइट, 1 to 2 to 3 रोटेशन कैसी है हमारे पास, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो डैश पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी एस। तो हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी अगर हम अटैक कर रहे हैं फ्रंट फेस से, मींस डी फ्रंट फेस कौन सा है, साई फेस। और कौन फ्रंट फेस से अटैक कर रहा है, ए जो है फ्रंट फेस है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन की एडिशन जो है वो स्पेसिफिकली ए फेस से होगी, जो एस आइसोमर देगा मैलिक एसिड का। एस आइसोमर मिल रहा है, साई फेस है फ्रंट, राइट, और फ्रंट से ही हमने वाटर को अटैक किया है, राइट। तो ए फेस जो था वो फ्रंट फेस ही था। नेक्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो वो बी के बारे में देख बता रहे हैं, बी को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम ए गिव्स आर आइसोमर, नो। अगर ए से हो रहा है तो आर आइसोमर नहीं मिलेगा। देखो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, बी को एक्सप्लेन करूं, तो उसको ध्यान से देखना। हमारे पास इस तरह से है COOH, H, COOH। हमारे पास जो फ्रंट फेस है वो ए फेस है, फ्रंट फेस ए फेस है, जो बैक फेस है वो बी है। इसको बस ध्यान में रखना। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, क्योंकि यही जो है प्रोकायरल सेंटर है जो बाद में कायरल बन रहा है, तो हमारे पास अभी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी। रोटेशन देखोगे तो क्लॉकवाइज हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मींस जो फ्रंट फेस है ए फेस है, ए फेस हमारे पास जो है वो साई फेस है, और जो बैक फेस था बी फेस वो हमारे पास रीफेस है। इस बार हम बैक से एडिशन कराते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बैक से भी था। अगर मान लो मैं बैक से वाटर अटैक कराती हूँ, वाटर का अटैक बैक से होगा, तो देखो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। ये तो एज इट इज रहेगा, COOH भी एज इट इज है, क्योंकि वाटर ने बैक साइड से अटैक किया है, तो OH जो है वो इस तरफ जाएगा और H जाएगा यहाँ पे, वेज पे। ये सिचुएशन बनेगी। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना, इसमें हमने वही CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। देख लो रोटेशन 1 to 2 to 3, ये रोटेशन हमारे पास कैसी है, ये रोटेशन हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। 1 सेकेंड, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यस, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी एस, बट यहाँ पे जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारे पास वेज पे प्रेजेंट है, तो एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में। बट ये हमें कह रहा है कि अगर एडिशन बी फेस से होगा तो हमें एस आइसोमर मिलेगा, नो। अगर एडिशन बी फेस से होगा तो हमें आर आइसोमर मिलेगा मैलिक एसिड का। और लास्ट ऑप्शन कह रहे हो रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है वाटर या तो फ्रंट फेस से आएगा या बैक फेस से आएगा। फ्रंट फेस से आएगा, अगर ए फेस से आएगा तो हमारे पास स्टीरियो मिलेगी हमारे पास एस। अगर बैक फेस से आएगा, मीन्स अगर बी से आएगा, तो स्टीरियो मिलेगी हमें आर। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से डिसाइड करते हैं और किस तरह से अटैक होता है। सो गेट 2017 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next question states papaverine on oxidation with potassium permanganate, which is KMnO4, gives a ketone which on fusion with potassium hydroxide gives, राइट right? अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे हमें पेपावेराइन की स्ट्रक्चर गिवन है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 के साथ। तो देखो KMnO4 का काम क्या होता है, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास एक आइसोक्यूनोलीन है। तो KMnO4 का काम होता है ऑक्सीडेशन करना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हमारे पास कभी भी बेंजीन रिंग होगी ना, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो KMnO4 जो है इस एल्काइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा COOH में, ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, राइट। CH3 हो सकता है, आइसोप्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप हो, राइट। द कंडीशन इज बट एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, द कंडीशन इज कि एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें पेपावेराइन की, तो इस बेंजीन रिंग के साथ देखो यहाँ पे हमारे पास एक CH2 और ये कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमारे पास एक तरह से एल्काइल ग्रुप ही है, और यू कैन से बेंजाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जब हम KMnO4 डालेंगे तो ये पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। इस तरह से हमारे पास ये OMe और OMe मिथॉक्सी ग्रुप से एज इट इज रहेंगे, और ये जो बेंजाइल है या एल्काइल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब क्योंकि हमने इसमें इसको फ्यूज किया विद KOH, अब KOH जो है हमारे पास हमें पता है बेस है, और ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो बेस है वो यहाँ से वाटर रिमूव करके जो है वो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनाएगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव।
OMe और OMe तो एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा COO के। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सीम्स टू बी ए, सॉरी बी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, COO के और उसके पैरा पोजिशन पे OMe, COO के और उसके पैरा पोजिशन पे OMe, और इसके रिस्पेक्ट में मेटा और पैरा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा और पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे भी मेटा और पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप है। इसको देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और मेटा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, से रॉन्ग है। बाकी सारे रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट क्या था, ऑक्सीडेशन का काम होता है KMnO4 का, बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर गिवन थी, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि कहीं पे भी अल्काइल ग्रुप मिल जाए जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो, क्योंकि यहाँ पे CH2 था, अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है COOH में। और बेस का काम क्या होता है, सॉल्ट बनाना, ऐसे बेस रिएक्शन करना। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question from GATE 2016 states the major product formed in the following reaction is। तो हमारे पास क्या गिवन है, फ्यूरान गिवन है, और हमें गिवन है इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको एक्सपैंड करके इस तरह से लिख सकते हो CH3COO COCH3, और हमें गिवन है BF3। BF3 हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बेसिकली हमारे पास लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। और दिस इज डाइथाइल ईथर, जो कि सॉल्वेंट है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है। तो करना क्या है, हमारे पास जो फ्यूरान है वो हमारे पास एक एरोमेटिक सिस्टम है, राइट। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, बिकॉज ये प्योर पी में प्रेजेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। तो होता क्या है, डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो रिंग में रोटेट करता है और डीलोकलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 एटम्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज होने के लिए। 4 तो यहाँ से, 2 पाई बॉन्ड से आगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से आए हैं। तो ये जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एसिडिक एनहाइड्राइड और BF3। BF3 लुईस एसिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सबसे पहले तो ये BF3 पे अटैक करेगी और हमें क्या देगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, O पॉजिटिव, और यहाँ से BF3, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि BF3 ने लिए इलेक्ट्रॉन से इसमें नेगेटिव, इसने दिए हैं तो पॉजिटिव। अब यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, और जो ऑक्सीजन है, इस तरह से जो फ्यूरान में ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे एज ऑक्सीजन लेगा, जब भी वापस आएगा तो ये जो ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये यहाँ से लीव करेगा। तो हमारे पास अब ये कंफ्यूजन है कि जो एडिशन है वो सेकंड पोजीशन पे होगा या थर्ड पोजीशन पे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो सेकंड पोजीशन पे होती है, थर्ड पोजीशन पे होते हैं फ्यूरान के। तो वो हम डिसाइड करते हैं इसकी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसका अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, लेट्स से सेकंड पोजीशन पे, तब क्या होगा, और थर्ड पे करते हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन एज इट इज है, इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पे। उसके बाद ये डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे है। अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। वहीं अगर लेट्स सपोज अटैक जो होता है वो थर्ड पोजीशन पे होता है, तब हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अटैक कौन सी पोजीशन पे होगा, सेकंड पे होगा या थर्ड पोजीशन पे होगा, राइट। तो यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास इस तरह से फ्यूरान है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेट्स से अभी ये थर्ड पोजीशन पे ऐड हुआ है, थर्ड पोजीशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे ऑक्सीजन
पॉजिटिवली चार्ज, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से ये इस तरह से, बस ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी इसमें। और इस केस में हमारे पास तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, यानी कि अटैक हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो सेकंड पोजीशन पे होगा। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैक का मतलब है कि हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमें पता लग गया ये वाला ग्रुप है, तो ये सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा COCH3। अगर ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। और यहाँ पे तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, विच इज रॉन्ग। और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये रॉन्ग है। क्यों डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता? बिकॉज फ्यूरैन ठीक है इलेक्ट्रॉन रिच है, बट फ्यूरैन उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है जितनी इसे होना चाहिए, मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। द रीजन बीइंग इज कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रिंग से जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करता है तो रिंग जो होती है वो उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहती, उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहती, मींस यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। राइट, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होती इन केस तो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बी। तो पहली बात हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि फ्यूरैन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की एडिशन करती है सेकंड पोजीशन पे, बिकॉज हमारे पास जो है वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है इतनी, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। राइट, तो ये क्वेश्चन था गेट 2016 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question from GATE 2008 states the most appropriate sequence of reactions for carrying out the following transformation. Transformation क्या है कि हम इस सिक्स मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास NH है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है। राइट, और रिंग जो है वो हमारे पास एक्सपैंड हो गया। अब हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो ओजोनोलिसिस है सभी में। दो तरह के ओजोनोलिसिस है। पहला है हमारे पास O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्योंकि H2O2 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ओजोनोलिसिस में रिंग ब्रेक करती है। H2O2 के प्रेजेंस में हमारे पास इस तरह से होता है, ये जो कार्बन है वो COOH बनाएगा और ये जो कार्बन है वो इस तरह से COOH बनाएगा। राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में हो रही है तो हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे पास इस तरह से CHO बनेगा, इस तरह से। राइट, तो अब हम अगर बात करें इस ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास SOCl2 गिवन है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, जो कि इस OH को, जो कि बेसिकली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं वो, अगर हम इसमें SOCl2 इन pyridine डालें तो pyridine तो होता है बेसिक, वो प्रोटोन को लेगी और SOCl2 जो है वो SN2 रिएक्शन दिखाता है और RCOCl बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये तो पता चल गया कि पहला स्टेप कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो, बी और डी ऑप्शन को। ए और बी में से एक हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप दोनों का सेम है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने SOCl2 इन pyridine डाला तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCl और इस कार्बन पे हमारे पास मिला डबल बॉन्ड OCl। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि हमने अमोनिएशन की है, अमोनिया ऐड किया है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करना है। राइट, तो अगर हम अपने ए और सी को देखें तो एक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक में लिखा है एक्सेस NH3। तो हम इसमें ऐड करेंगे NH3, क्योंकि हमने इसको एसिड क्लोराइड से कन्वर्ट करना है अमाइड में। राइट, तो हमने इसमें इसको अमाइड में कन्वर्ट किया इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास आएगा NH2 और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा इस तरह से NH2। नेक्स्ट स्टेप में तो हमने नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया यूज किया है। नेक्स्ट हमें दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है रिडक्शन करना, तो ये अमाइड की रिडक्शन करता है अमीन में। तो ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो बेसिकली हमारे पास 6 कार्बन एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आएगा NH2, इस कार्बन के साथ NH2 और इस कार्बन के साथ भी आएगा NH2। अब हमारे पास क्या होगा, सेम में दो NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया मींस कंडेंसेशन हो जाएगी, सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया का जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगी, एक रिंग मिलेगी जिसमें 6 तो कार्बन एटम्स है और यहाँ पे हमारे पास एक NH है।
हुआ क्या है लास्ट स्टेप में, माइनस अमोनिया, अमोनिया जो है वो निकल गई है, विच वी कॉल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कोई सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर या अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड, किसी सिंपल मॉलिक्यूल के लूज होने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने किया ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो वो हमें कन्वर्ट कर गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेस SOCl2 pyridine लिया, जिससे हमें मिला एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बाद हमने इसमें अमोनिया डाला, जिसकी वजह से हमें मिला अमाइड, राइट। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से अमाइड की रिडक्शन होगी अमीन में, और उस अमीन के मॉलिक्यूल में से एक अमोनिया लूज हो गया, तो हमारे पास एक इस तरह से साइक्लिक रिंग बन गई, क्योंकि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या था, साइक्लाइज्ड रिंग था। क्यों? क्योंकि हमेशा जो साइक्लिक प्रोडक्ट होते हैं ना, जब भी हमारे पास साइकिल बनती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द दिस चेन, चेन से ज्यादा स्टेबल साइकिल होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट मिला ये। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है ए। सी क्या कहते हैं, सी में इन्होंने पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला था, तो वो रॉन्ग था, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने डालना, पहले हमें उसे अमाइड बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। दिस वाज अबाउट, like this was all about this question. Now let's check out the next one. Now the last question of this video is from GATE 2010. The decreasing order of the reactivity of the following compounds towards electrophiles is. तो हमारे पास ये तीन compounds given है, हमें बताना है कौन सा जो है वो ज्यादा reactive है towards electrophiles. Electrophiles हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। तो वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो हमें इन तीनों में से आउट ऑफ 1, 2 एंड 3 हम बताने कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले की बात करें तो ये हमें गिवन है पायरोल, नेक्स्ट हमें गिवन है थायोफीन, और ये हमें गिवन है पीरिडीन। और ये सारे जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और पीरिडीन, और ये सारे हेट्रोसाइक्लिक है, और ये सारे एरोमेटिक हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोल की, NH। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हर एटम जो है यहाँ पे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन एटम्स और नाइट्रोजन भी। और ये जो लोन पेयर है, ये जो है वो प्योर p में प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में। तो ये जो है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो पांच एटम्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है, स्टेबल है। और क्योंकि 5 एटम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। इसकी अगर रेजोनेंस ड्रॉ करना चाहो तो इस तरह से इसको रेजोनेट करा सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन H, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव ऑन रिंग। तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज जो है वो रोटेट करेगा, डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से रिंग जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थायोफीन की। थायोफीन में यहाँ पे NH की जगह सिर्फ सल्फर है, सेम केस है, बट इस केस में सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट। तो सल्फर जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और एक इसका लोन पेयर है। ये तो जो है तीनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, लेकिन जो ये लोन पेयर है वो प्योर p में प्रेजेंट है, जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से वही सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जैसे पायरोल की बनी थी। यहाँ पे सल्फर है, लोन पेयर पॉजिटिव, ये लोन पेयर जो है वो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से रिंग में जो है वो नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा, जैसे हमारे पास पायरोल के केस में कर रहा था। बट किस केस में रिंग जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको देखने के लिए देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन ये ओवरलैप कर रहे थे, नाइट्रोजन का 2p, कार्बन का 2p, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग थी। इस केस में सल्फर का 3p जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के 2p के साथ, विच लीड्स टू पुअर ओवरलैपिंग। पुअर ओवरलैपिंग की वजह से रेजोनेंस जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, और यू कैन से कि जो रिंग होती है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थायोफीन है, विच इज द सेकेंड गिवन है, तो जो सेकंड है वो हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन रिच है फर्स्ट से, और फर्स्ट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। अब लास्ट में हम बात करते हैं पिरिडीन की। पिरिडीन में हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और ये जो लोन पेयर है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है वो एरोमेटिसिटी में, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पिरिडीन में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 जो है वो एटम्स है। तो 6 एटम्स पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये रिंग उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है जितनी पायरोल और थायोफीन थी। तो पिरिडीन जो है वो लेस इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनता है कि थर्ड जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिच है। तो करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मींस डी,
राइट। तो अगर हम बात करते हैं pyridine की फर्दर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसने देना तो क्या था इलेक्ट्रॉन्स को, ये उल्टा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से ये रिंग को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो जिसकी वजह से जो pyridine है वो बेंजीन से भी बहुत कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। और इनफैक्ट जो pyridine है वो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ ज्यादा रिएक्ट करती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस शो करती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर इसे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करना भी है तो ये मेटा डायरेक्टर होते हैं, तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो डी एक्टिवेटर का काम करता है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।